बैंक आर वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2005 एंड डूइंग बैंकिंग इन इंडिया। तो जो बैंक आर है वो 2005 में इसकी स्थापना की गई थी और ये तब से इंडिया में बैंकिंग बिजनेस कर रहा है। द बैंक इज़ फेसिंग डू और डाई सिचुएशन। बैंक कौन सी स्थिति अभी फेस कर रहा है, या तो करो या तो मरो वाली स्थिति। There are problems of gross NPA at 40% and capital adequacy ratio at 4%। जो बैंक आर है उसका जो GNPA है वो 40% है, और जो CR यानी कैपिटल एडिक्वेसी जो रेशियो है वो 4% का है। जो इसका नेटवर्थ है बैंक का वो बढ़िया नहीं है। जो शेयर्स है वो 8 रुपये में ट्रेड किया जा रहा है। अरे बाप रे, 8 रुपये में इतना कम में बैंक का, वो भी भाई साहब। यस बैंक जैसी हालत हुई होगी इसकी। RBI ऑडिट सजेस्टेड दैट बैंक हैज़ ईदर टू लिक्विडेट और टू मर्ज विद द अदर बैंक। बैंक कह रहा है कि भाई या तो आप लिक्विडेट हो जाओ यानी मर जाओ, या फिर कुछ कर जाओ, मतलब किसी बैंक के साथ मर्ज हो जाओ। तो इसको एक बैंक है वो अपने साथ मर्ज करने के लिए तैयार है। उस बैंक का नाम है बैंक पी। तो जो बैंक पी है उसका जो ग्रॉस NPA है या फिर GNPA है ये 5% का है, और जो नेट NPA है ये 0% है। अच्छा, जो ग्रॉस NPA यानी GNPA होता है ना, इसका आप इस तरीके से मान सकते हो कि डूबने की संभावना इतनी है। तो इसमें डूबने की संभावना कितनी है, 40%। और इसमें डूबने की इसका पैसा डूबने की संभावना सिर्फ 5% है। और नेट NPA मतलब पैसा डूबा कितना है, इसमें 0% पैसा डूबा, और इसका नेट NPA हमें दे नहीं रखा, यानी कितना पैसा डूबा है इसमें दे नहीं रखा। शायद के मारे शायद नहीं बता रखा होगा पैसा इतना डूबा हुआ। खैर CAR इसका यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इसका 16% है, और बैंक आर का 4% था। इसका जो शेयर है वो 128 रुपये में ट्रेड किया जा रहा है। The board of directors of Bank P has submitted a proposal to RBI for takeover of Bank R on the basis of share exchange ratio। तो जो बैंक P है वो बैंक R को अपने अंदर मर्ज करना चाहता है, और किस स्कीम के अंदर मर्ज करना चाहता है, जो शेयर एक्सचेंज रेशियो है ना उस स्कीम के अंदर, ये मतलब इसको जो है अपने अंदर मर्ज करना चाहता है या फिर एक्वायर करना चाहता है। हमें दोनों बैंक्स की बैलेंस शीट दे रखी है, हमें पेड अप वैल्यू दिखा रखा है, रिजर्व सरप्लस दिखा रखा है। डिपॉजिट ये वो वाले नहीं है डिपॉजिट जो हम किसी का डिपॉजिट कराते हैं, ये कस्टमर के डिपॉजिट्स है, इसलिए लायबिलिटी साइड में। तो डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर्स, फिर अदर लायबिलिटीज आपको दे रखी है। अच्छा देखो, आपको पेड अप शेयर कैपिटल दे रखा है। आपको क्या देखा, पेड अप शेयर कैपिटल, और आपके पेड अप शेयर कैपिटल आपको दे रखा है, और फेस वैल्यू भी आपको दे रखी है। तो आप नंबर ऑफ शेयर आराम से निकाल सकते हैं। तो 140 लाख डिवाइड बाई 10 यानी 14 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है बैंक आर के पास, और बैंक पी के पास कितने हैं, 50 लाख। ये रहा 50 लाख, ठीक है। और इनके कुछ एसेट्स भी दे रखे हैं, जिसमें कैश इन हैंड है, बैलेंसेज विद अदर बैंक है, इन्वेस्टमेंट है, एडवांसेज है, और अदर एसेट्स है। एडवांसेज कितनी है, 3500 और 27,000। ये काम में आएगी, इसलिए आप अभी ध्यान रख लो, 3500 और 27,000। मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया आपके लिए। आगे कह रहा है कि इट वॉज डिसाइडेड टू इशू शेयर्स एट बुक वैल्यू ऑफ बैंक पी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बैंक आर। ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टू बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। छोड़ो इसको भी, क्या बताऊँ मैं। फॉर द स्वैप रेशियो, स्वैप रेशियो के लिए हम क्या क्या करेंगे, जो ग्रॉस देखो ये कह रहा है 4 स्वैप रेशियो हम लोगों को निकालनी है। जो ग्रॉस NPA के बेसिस पे जो स्वैप रेशियो आएगी ना उसको हम वेट देंगे 30%। जो कैपिटल एडिक्वेसी के रेशियो पे जो आएगी उसको देंगे 20%। जो मार्केट यानी MPS के बेस पे जो स्वैप रेशियो आएगी उसको हम वेट देंगे 40%। और जो बुक वैल्यू के हिसाब से जो आएगी स्वैप रेशियो उसको वेट देंगे हम 10%। और सबसे पहला ही हमसे पूछा है कि बताओ इन अबव वेट्स का यूज़ करके आप हम बताओ कि जो स्वैप रेशियो कैसे निकलेगी। तो स्वैप रेशियो हमें निकालना कैसे, मैं एक बार आपको दोबारा से मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे जो भी आप मान लो ग्रॉस NPA की जगह यहाँ पे ग्रॉस NPA की आपकी फ़िगर है, यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की फ़िगर है, यहाँ पे मार्केट प्राइस की फ़िगर, और यहाँ पे बुक वैल्यू की फ़िगर है। इसको क्या करेंगे, हम इनके वेट से इंटू कर देंगे, और जो भी फिगर्स आएंगी वो यहाँ पे लिख लेंगे, और इन सारे फिगर्स को प्लस कर देंगे। प्लस करके ये जो भी आएगा ना ये आपका स्वैप रेशियो निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको स्वैप रेशियो निकालनी है। तो हम स्वैप रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, नीचे से स्टार्ट करते हैं, बुक वैल्यू। तो सबसे पहले हम बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। जो एक्सचेंज रेशियो होता है या जो स्वैप रेशियो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय पैरामीटर ऑफ एक्वायर्ड कंपनी। पैरामीटर मतलब जिस बेसिस पे आप क्या कर रहे हो,
शेयर एक्सचेंज रेशियो निकाल लो। मतलब जैसे यहाँ पे अभी पैरामीटर क्या हुआ, बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय बुक वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड कंपनी। तो बुक वैल्यू तो हमें पता तो चले है कितना, तो बुक वैल्यू तो हम आराम से निकाल सकते हैं। बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, बुक वैल्यू का फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने कहीं, हाँ ये देखो, ये होता है बुक वैल्यू का फॉर्मूला, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, फिर माइनस करते हैं हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, हम ये माइनस करते हैं। बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी है, यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है नहीं। यानी जो हमारी बुक वैल्यू होगी वो कैसे निकलेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यानी इन दोनों को प्लस करके हमारी क्या निकल जाएगी, बुक वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो हमने वही इन दोनों को प्लस करके अपनी बुक वैल्यू निकाल ली। अब बुक वैल्यू, टोटल बुक वैल्यू हमारे आ गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बुक वैल्यू पर शेयर चाहिए। तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर हमने ऑलरेडी निकालता है 14 लाख और 15 लाख, तो डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। बैंक आर का जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो 15 है, और बैंक पी का कितना है 120। तो ये क्या हुआ, ये एक्वायरर है बैंक पी और टारगेट कंपनी कौन सी है, बैंक आर। तो जो शेयर एक्सचेंज रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 120/15। तो कितना बना, सॉरी हाँ टारगेट कंपनी ऊपर होता है ना, टारगेट बाय एक्वायरर, मैं भी भूल गया। तो 15/120 बनेगा। तो 15/120 ये जो भी बना हमने उसका क्या किया, 10% वेट लिया। तो क्योंकि देखो हमने इसको 10% वेट दिया था, तो हमने इसको 10% वेट दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और मार्केट प्राइस रेशियो उसी तरीके से हम देखो, ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और मार्केट प्राइस आपको यहीं से मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप, और उनको हम क्या करेंगे, वेट देंगे उनका रिस्पेक्टिव वेट, तो ये भी निकल करके आ जाएगा। फिर ग्रॉस एनपीए, ग्रॉस एनपीए में थोड़ा सा देखो चेंज है। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि जो एक्सचेंज रेशियो होता है वो इस तरीके से निकालता है, न्यूमरेटर में हमारा टारगेट कंपनी होता है और जो डेनोमीटर होता है उसमें एक्वायर्ड कंपनी होता है। लेकिन ग्रॉस एनपीए के केस में न्यूमरेटर में हमारा एक्वायर्ड कंपनी आ जाता है और जो डेनोमिनेटर होता है उसमें टारगेट कंपनी आपका हमारा आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें देखो, जहाँ पे टारगेट कंपनी ऊपर में था, जो कि नॉर्मल, जिसे हम स्वैप रेशियो अभी तक लेकर के चल रहे थे कि नॉर्मल स्वैप रेशियो इस तरीके से निकलती है कि जो टारगेट कंपनी होता है न्यूमरेटर में होता है, जो एक्वायर्ड कंपनी का जो डाटा होता है और डेनोमिनेटर में होता है। तो यहाँ पे जब भी देखोगे तो ये जितनी फिगर, ये जितनी बड़ी होगी ये उतनी अच्छी होगी। लेकिन ग्रॉस एनपीए क्या है कि आपका पैसा डूबने का डाउट कितना है, तो ये जितना बड़ा होगा ये तो उतना गंदा होगा। बाकी सारी फिगर्स क्या होंगी, जितनी ज़्यादा होंगी वो उतनी अच्छी होंगी, बट ग्रॉस एनपीए जितना ज़्यादा होगा उतना ख़राब होगा। तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, उल्टा फॉर्मूला है, एक्वायर्ड बाय टारगेट, इस तरीके से करके है। तो एक्वायरर कौन सा है, बैंक पी। बैंक पी का कौन क्या है, ग्रॉस एनपीए कितना 5, तो 5/40 इस तरीके से करेंगे। तो देखो 5/40, इसको वेट दे रखा है इसका 30%, ये निकाल गया, इन सबको प्लस कर दिया, तो ये आपका स्वैप रेशियो हो गया 0.125:1 का। यानी जो बैंक पी है वो बैंक के एक शेयर के बदले में अपना 0.125 शेयर देगा या इशू करेगा, ठीक है। अब हाउ मनी शेयर आर टू बी इशूड, तो बैंक जो पी है वो एक्चुअल में कितने शेयर, नंबर ऑफ शेयर इशू करेगा। तो बैंक जो आर है उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने, 14 लाख नंबर ऑफ शेयर हैं, और एक शेयर के बदले में इसको कितना मिलेगा, 0.125 शेयर मिलेगा। यानी 14 लाख शेयर के बदले में इसको कितना शेयर मिलेगा, तो ये रहा 14 लाख शेयर के बदले में इसको, अगर एक शेयर के बदले में 0.125 शेयर मिल रहा है तो 14 लाख शेयर के बदले में इसको 1.75 लाख शेयर इशू किए जाएंगे। बी हो गया। अब सी, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द मर्जर, यानी मर्जर के बाद आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो यानी एक तरीके से तो अमल कमीशन ही तो हो रहा है ना यहाँ पे। तो देखो वो कॉम्बिनेशन हो रहा है जिस तरीके से हम एफआर में पढ़ते हैं, है ना। तो एफआर में जो बैलेंस शीट जब हमारी बनती है अमलगमेशन या फिर कॉम्बिनेशन के बाद, तो मैं ये 2 स्टेप लगाता हूँ। ये 2 स्टेप करके मैं क्या करता हूँ, बैलेंस शीट में प्रिपेयर करता हूँ। और इन्हीं 2 स्टेप का यूज़ करके हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है, मेरा सबसे पहला स्टेप ये रहता है ना कि जो एक्वायरर है, ये जो अकाउंटिंग एक्वायरर है, लीगल एक्वायरर नहीं, जो अकाउंटिंग एक्वायरर है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो अकाउंटिंग एक्वायरर होता है ना वो उसकी बैलेंस शीट में प्रिपेयर कर देता हूँ। फिर उसकी बैलेंस शीट में मैं क्या ऐड कर देता हूँ, ये वाली चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ अकाउंटिंग एक्वायरर की बैलेंस शीट में। क्या ऐड करता हूँ, NA प्लस माइनस DTL करके जो भी फिगर आती है, यानी नेट NA मेरा एक तरीके से निकल के आ जाता है। फिर लेस कर देता हूँ NCI, फिर PC, फिर गुडविल या कैपिटल रिजर्व। यानी ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में की सारी फिगर्स देखो, हम इसी फॉर्मूले से तो हम गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व निकालते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले के सारे कंपोनेंट में क्या करता हूँ, इसमें जो एक्वायरर की, जो अकाउंटिंग एक्वायरर की जो बैलेंस शीट है उसमें मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक।
तो आपने भी इस तरीके से बैलेंस शीट बनाना। मैं यहाँ पे आपको बैलेंस शीट बना करके दिखा नहीं सकता हूँ। हाँ, मैं आपको ये ज़रूर दिखा सकता हूँ कि गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व क्या आई हमारे पास। तो नेट एसेट्स क्या हुआ, तो जब आप नेट एसेट्स निकालोगे तो आप ये देखो नेट एसेट्स आपकी कैसे आएगी। नेट एसेट्स क्या होती है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। तो एसेट्स ये इसकी एरी और लायबिलिटीज़ क्या है, ये इसकी लायबिलिटीज़ है। तो करोगे तो आपकी कितने आ जाएगी नेट एसेट्स, नेट एसेट्स आपकी 210 लाख की आपकी नेट एसेट्स आ जाएगी। अब इसमें से आपने क्या लेस करना है, पीसी। आप क्या लेस करते हो, पीसी। एनसीआई तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि एनसीआई के बारे में कुछ बोल नहीं लिखा है। डिटेल भी डीटीए या फिर डिटेल का भी कुछ पंगा एसएफए में है नहीं, तो सीधा हम क्या लेस करेंगे, पीसी। अब हम इसको 1.75 लाख शेयर इशू कर रहे हैं और एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ की है। देखो यहाँ पे आ रहा होगा 10 रुपीज़ आ रहा है ना, यानी जो बैंक पी है उसकी एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़। तो यानी इसको हम कितने वैल्यू का शेयर इशू कर रहे हैं, यानी कितना परचेज कंसिडरेशन हम इसको पे कर रहे हैं। तो 1.75 लाख इंटू 10 यानी 17.5 लाख पे कर रहे हैं। तो 210 लाख की नेट एसेट्स आ रही है, 17.50 लाख की हम क्या कर रहे हैं, नेट जो है इसको परचेज कंसिडरेशन दे रहे हैं। यानी टोटल हमारा फायदा कितना हो रहा है, 192.50। यानी ये क्या हो गया हमारा हो गया कैपिटल रिजर्व। अगर ये फिगर नेगेटिव में आती तो हमारा गुडविल हो जाता, अगर पॉजिटिव इसलिए, लेकिन ये पॉजिटिव में आ रही है इसलिए हमारा क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व को हम लायबिलिटी में दिखाते, तो देखो जब हम कंबाइंड बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको क्या दिखाएंगे, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व को लायबिलिटी 192.50। ठीक, तो इस तरीके से आप बैलेंस शीट बना लेना। मैंने आपको बैलेंस शीट बना करके एग्जैक्टली नहीं दिखाया, बट मैंने बता दिया कि किस तरीके से बनाना है, आपको 2 स्टेप में बनाना है। ठीक है, हमें आफ्टर मर्जर यानी पोस्ट मर्जर क्या कैलकुलेट करना है, CAR और ग्रॉस NPA हमें निकालनी है। तो पोस्ट मर्जर अगर हमें CAR निकालना है तो वो इस तरीके से निकलता है, बुक वैल्यू मतलब कि टोटल कैपिटल। तो बुक वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड कंपनी प्लस बुक वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय रिस्की वेटेड एसेट्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी प्लस रिस्की वेटेड एसेट्स ऑफ टारगेट कंपनी। तो बुक वैल्यू तो ऑफ एक्वायर्ड और टारगेट कंपनी का पता है हमें, अभी हमने शायद निकाला भी था, 210 लाख और 6000 लाख। तो 210 लाख और 6000 लाख हमने लिख दिया। अब हमें ये नहीं पता, लेकिन रिस्क वेटेड एसेट्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी और टारगेट कंपनी का हमें दे नहीं रखा है। लेकिन जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होती है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है, ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इक्वल टू टोटल कैपिटल या फिर बुक वैल्यू डिवाइड बाय रिस्की वेटेड एसेट्स। तो रिस्की वेटेड एसेट्स तो हमें निकालना है दोनों कंपनी का, तो हम इसको क्या मानेंगे, इसको एक्स मान लेंगे। और टोटल बुक वैल्यू हमें पता ही है 210 और 6000 लाख का है। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी हमें दे ही रखा है, कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है ना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना देगा, 40% और नहीं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 5, ये 4% और 16% का हमें दे रखा है। तो मतलब हमें ये पता है, हमें ये निकालना तो आराम से निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है, कितना आ रहा है हमारा, खैर जो भी है एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी, यानी आपका ये दोनों फिगर आ जाएगा। तो जो भी फिगर आएगा उसको आप यहाँ पे पुट कर देना, इसको सॉल्व कर देना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, पोस्ट मर्जर आपका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 14.53% आ जाएगा। अब हमें निकालना है पोस्ट मर्जर ग्रॉस NPA। अब पोस्ट मर्जर ग्रॉस NPA निकालते हैं इस तरीके से, ग्रॉस NPA ऑफ एक्वायर्ड कंपनी प्लस ग्रॉस NPA ऑफ टारगेट कंपनी, एडवांसेस ऑफ डिवाइड बाय एडवांसेस ऑफ एक्वायर्ड कंपनी प्लस एडवांसेस ऑफ टारगेट कंपनी। तो एडवांसेस तो हमें पता है ना क्या है, देखो ये है ना 3500 प्लस 27000, एडवांसेस तो हमें पता है। तो नीचे डिनोमिनेटर तो हमें पता है 27000 प्लस 3500, न्यूमिनेटर हमें पता नहीं, यानी GNPA हमें नहीं पता है। लेकिन GNPA निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है, GNPA रेशियो इक्वल टू ग्रॉस NPA डिवाइड बाय ग्रॉस एडवांसेस। ग्रॉस एडवांसेस तो हमें पता है, लेकिन ग्रॉस NPA नहीं पता, वही तो हमें निकालना है ना, ग्रॉस NPA। तो इसको हमने क्या मान लिया, इसको एक्स मान लिया। और ग्रॉस NPA रेशियो भी हमें ऊपर दे ही रखा है 40% और 5% का। तो ये हमें पता चल गया, ये भी हमें पता है, ये रहा 27000 और 3500। तो सॉल्व करोगे तो आपकी एक्स वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यानी ग्रॉस NPA आपका निकल करके आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो आपका जो ग्रॉस NPA निकल कर आएगा वो आएगा 1400 लाख का और 1350 लाख का। तो न्यूमरेटर आ गया आपका 1350 लाख और 1400 लाख। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पोस्ट मर्जर ग्रॉस NPA आपकी 9.02% की आ जाएगी। ये देखो इनकी भी उतनी आ रही है ना। तो आपका सवाल हो गया है, लगभग 15 मिनट इस सवाल में आपको लगे हैं। सही है, सही टाइम लगा है, ज़्यादा भी नहीं लगा, कम भी नहीं लगा। तो आपका ये सवाल भी हो गया आज।